जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बिहार स्टेट हिंदी को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह 10/9/2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। यह बिहार स्टेट 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं कि 2023 में हिंदी से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है कि स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, स्वर संधि कहते हैं। इसमें दिया गया है कि स्वर के साथ स्वर मिलाने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। वर्णों के आधार पर संधि तीन के भेद होते हैं। तो वर्णों के आधार पर संधि के तीन भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। फिर आता है स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये 5 प्रकार के स्वर संधि होते हैं और 3 प्रकार के संधि होते हैं। फिर आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विद्यालय का संधि विच्छेद है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो विद्याधन आलय होगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, विद्याधन आलय होगा बराबर विद्यालय। इसमें दिया गया है कि विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय होगा। इसमें दीर्घ स्वर संधि है। यदि छोटा आ, बड़ा आ, छोटा आ और बड़ा आ, छोटी ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और ऋषि के बाद ही ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उनको मिला करके क्रमशः बड़ा आ बनेगा, बड़ा ई बनेगा और बड़ा ऊ बनेगा और ऋषि बनेगा। फिर इसके बाद इसमें कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि जैसे विद्याधन आर्थी बराबर विद्यार्थी। तो यहाँ विद्या में बड़ा आ है प्लस आ है, बड़ा आ प्लस आ को मिलाकर बड़ी ई बनेगी। फिर उसके बाद आता है महाधन आशय, इसी प्रकार इसमें भी है महाशय। महीधन इंद्र, महींद्र। फिर आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा, सर्वोत्तम का संधि विच्छेद है। तो सर्वोत्तम का संधि विच्छेद क्या होता है। तो सर्वधन उत्तम होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सर्वधन उत्तम होता है सर्वोत्तम का संधि विच्छेद। सर्वोत्तम का संधि विच्छेद सर्वधन उत्तम है। इसमें गुण स्वर संधि है। इसमें क्या होता है। तो गुण स्वर संधि होता है। यदि आ या आ के बाद ई या ई, ऊ या ऊ और ऋषि आए तो दोनों मिलाकर क्रमशः आ, औ और अर हो जाता है। तो जैसे महाधन उत्सव बराबर क्या होगा। तो महोत्सव होगा। चंद्रधन उदय बराबर क्या होगा। चंद्रयोदय होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर चौथा है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो उच्चारण का संधि विच्छेद उत्धन चारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, उत्धन चारण होगा उच्चारण का संधि विच्छेद। इसमें दिया गया है कि उच्चारण का संधि विच्छेद उत्धन चारण है। इसमें व्यंजन संधि है। यदि तू के बाद च आता है तो त के बाद त च में परिवर्तित हो जाता है। त जो है च में परिवर्तित हो जाता है। फिर उसके बाद आता है जैसे इसमें दिया गया है कि सत धन चरित्र, तो बराबर क्या होगा। सत चरित्र, सत धन चित बराबर सतचित होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5वां है, महोजस्वी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महोजस्वी का संधि विच्छेद होता है माता धन ओजस्वी। इसमें दिया गया है महोजस्वी का संधि विच्छेद महाधन ओजस्वी है। इसमें वृद्ध स्वर संधि है। यदि आ या आ के बाद ए या ऐ के आए तो दोनों के स्थान पे ए तथा ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। इसमें जैसे दिया गया है कि परम धन ओजस्वी, परम ओजस्वी, महाधन औषधि, महोषधि। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि समास का अर्थ क्या होगा। तो इसमें बताना है कि समास का अर्थ क्या होगा। तो संक्षिप्त, समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। इसमें दिया गया है कि समास का अर्थ संक्षिप्त होता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास का मुख्य प्रयोजन है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 2 या 2 से अधिक पदों या शब्दों परस्पर संबंध बतलाने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोपन होने पर उन 2 या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उस शब्द को समासिक शब्द कहते हैं। और उन 2 या अधिक शब्दों का
जो संयोग होता है वह समास कहलाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है कि जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है तो उसे क्या कहते हैं? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है उसे द्विगु समास कहते हैं। जिस समय समास में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो और जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे एकतारा, दोपहर, त्रिभुवन, तिकोना, चारपाई, पंचवटी, सप्तसिंधु, अष्टभुजी, चौमासा और चौराहा, ये सभी क्या होंगे? तो द्विगु समास होंगे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है कि घनश्याम में कौन सा समास है? तो घनश्याम में बताना है कौन सा समास है। तो घनश्याम में जो होगा बहुब्रीहि समास होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, घनश्याम में बहुब्रीहि समास होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सी है, सॉरी एक्सप्लेनेशन इसका क्या है कि घनश्याम में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह होगा घन या बादल ये समान श्याम है, जो अर्थात कृष्ण जिस समास में दो पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद की प्रधानता लक्षित करते हैं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 हैं, मुख जिसके अर्थात रावण। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है, तमदाता शब्द में समास है। तो तमदाता शब्द में क्या समास होगा? तो इसके आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या होगा। तो तमदाता में तत्पुरुष समास है। तमदाता में तत्पुरुष समास है जो कि इसमें दिया नहीं गया है। तमदाता का अर्थ होता है तम यानी कि अंधकार को प्रदान करने वाला। आयोग ने इसके उत्तर को डी माना है, लेकिन इसमें तमदाता का तत्पुरुष समास होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है कि जलज शब्द में समास छाटिए। तो जलज शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, जलज में बहुब्रीहि समास है। इसमें दिया गया है कि जलज शब्द में बहुब्रीहि समास है जिसका समास विग्रह होगा जल में उत्पन्न होने वाला, अर्थात कमल। यदि किसी समासिक पद में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय दोनों पद अपना मूल अर्थ छोड़कर अन्य अर्थ प्रकट करें तो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 है, एक गद्यांश दिया गया है उसको पढ़ करके क्वेश्चन को आंसर देना है। तो इसमें दिया गया है कि भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय का प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर के चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूर्व में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्ण, कावेरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माता का सपूत है। सबकी प्रिय भारत माता। फसलें और पके फल किसकी देन है? तो फसलें और पके फल किसकी देन है? तो नदियों की देन है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है कि उपरोक्त गद्यांश के अनुसार फसलें और पके फल नदियों की देन है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी तथा ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं और खेतों में लहराती फसलों और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। फिर उसके बाद फिर से दिया गया है गद्य। इसमें दिया गया एक मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। उसका धर्म है कि वह स्वयं जिए और दूसरों को जीने भी दें। वह अपने सुख दुख के साथ दूसरों के सुख दुख की ओर भी ध्यान दे। अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के हित की भी सोचे। अपना स्वार्थ सिद्ध करना मानवता नहीं है, परहित ही सच्ची मानवता है। यही सच्चा धर्म है। मनुष्य अपनी क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार परहित कर सकता है। वह मन से, धन से या तन से अथवा तीनों से दूसरों की भलाई कर सकता है। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति रखना भी परहित। किसी को संकट से बचाना और किसी को कुमार्ग से हटाना, किसी दुख निराशा व्यक्ति को सांत्वना देना भी परहित के ही अंतर्गत आता है। भगवान राम ने ऋषि मुनियों की तपस्या में बाधा डालने वाले राक्षसों का संहार किया। ईसा मसीह ने लोगों का उत्थान किया। सम्राट अशोक ने स्थान स्थान पर कुएं तालाब खुदवा कर जनता का उपकार किया। यही मानवता का प्रमुख धर्म माना जाता है। इसमें दिया गया है कि भगवान राम ने किसका संहार किया था? तो भगवान राम ने राक्षसों का संहार किया था। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है
इसमें दिया गया है कि एक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, उसका धर्म, इसमें भी वही फिर से दोहराया गया है। इसके हम लोग डायरेक्ट आंसर को क्वेश्चन को देखते हैं। तो सुख दुख में कौन सा समास है? तो सुख दुख में द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, द्वंद्व समास है। सुख दुख में द्वंद्व समास है। जिस समास को दो ही पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इस समास में दोनों पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाले योजक शब्दों का और अथवा या व आदि का लोप हो जाता है, तो उसके स्थान पर योजक चिन्ह जो कि योजक चिन्ह ऐसे बनाया जाता है, इसको योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे अन्न योजक चिन्ह लगाया गया है बीच में, और जल, अन्न जल, माता पिता, इन सभी में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 भी एक गद्यांश दिया गया है, उसको भी पढ़ करके आंसर बताना है। इसमें इसका क्वेश्चन है इस गद्यांश का कि कवि ने किस बात को असाध्य कहा है? तो कवि ने इसमें श्री कृष्ण को बंदी बनाना, जो कि ये असाध्य कहा है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। अगर आप गद्यांश को पढ़ेंगे तो उसमें दिया रहेगा ये सब। फिर उसके बाद फिर से गद्यांश आता है, इसको भी पढ़ करके इसका क्वेश्चन को आंसर बताना है। तो इसमें दिया गया है कि भगवान का पर्यायवाची बताना है। तो भगवान का पर्यायवाची प्रभु भी होता है, ईश्वर भी होता है, परमात्मा भी, ये तीनों जो कि भगवान के पर्यायवाची होते हैं। तो यानी कि ऑप्शन इसका डी सही होगा, उपरोक्त में से सभी। तो भगवान का पर्यायवाची होगा प्रभु, परमेश्वर, परमात्मा, ईश्वर, जो कि आदि भगवान के पर्यायवाची होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द कहलाते हैं। तो वाक्यों में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? तो पद कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, पद कहलाते हैं। वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य से अलग रहने वाले शब्दों को शब्द कहते हैं, किंतु जब वे किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब पद कहलाते हैं। जब वाक्य के अंतर्गत शब्दों में विभक्तियाँ गलती हैं तब पद बनता है। पद अर्थ संकेतित करते हैं। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों हो सकते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि बच्चों सामने ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो बच्चों सामने ट्रक आ रहा है, तो इस वाक्य में कौन सा भाव प्रकट होता है? तो इसमें चेतावनी प्रकट होती है। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, चेतावनी प्रकट होती है। इसमें दिया गया है कि बच्चों सामने ट्रक आ रहा है, इस वाक्य में चेतावनी का भाव प्रकट होता है। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 है कि चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से किस कारक का उदाहरण है? तो ये करण कारक का, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, करण कारक का उदाहरण है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें कि मोहन चाकू से सेब काट रहा है, वाक्य में चाकू से करण कारण का उदाहरण है। वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे करण कारण कहते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका भाई व्यापारी है, उपरोक्त वाक्य में विधेय है, तो इसमें कौन सा है? इसमें जो है व्यापारी, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, व्यापारी, जो कि ये विधेय है। फिर उसके बाद दिया गया है इसमें दिया गया है कि उसका भाई व्यापारी है, उपरोक्त वाक्य में व्यापारी है विधेय है। उद्देश्य और विधेय वाक्य के दो अंग होते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, तथा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहते हैं कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे पक्षी डाल पर बैठा है, इसमें पक्षी उद्देश्य है तथा डाल पर बैठा है ये विधेय होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है, बपौती में मूल शब्द है, तो बपौती में मूल शब्द क्या है? तो बाप, ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, बपौती में मूल शब्द क्या होता है? बाप होता है। बपौती में मूल शब्द बाप होता है। और अवती में क्या है? अवती, जो कि इसका पर्याय प्रयोग किया गया है। अवती क्या है? इसका पर्याय है, सॉरी इसका प्रत्यय है। बपौती, इस अवती जो है प्रत्यय है। शब्दों के बाद जो अक्षर या अक्षर समूह लगाया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। फिर इसके बाद दिया गया इसमें क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित वाक्यों में किसमें अपादान कारक की विभक्ति है? तो अपादान कारक की विभक्ति कौन सी है? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, जो कि ये अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अपादान कारक है। इसमें दिया गया है कि बिल्ली छत से कूद पड़ी, वाक्य में अपादान कारक की विभक्ति है। संज्ञा जिसके रूप से किसी वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है तो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कुल 8 प्रकार के होते हैं, कारक जो है कुल 8 प्रकार के होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 22 है कि रुचि घर जा रही है, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो ये कर्तवाच्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, कर्तवाच्य है। इसमें दिया गया है कि रुचि घर जा रही है, वाक्य में कर्तवाच्य है। वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये 3 प्रकार के वाच्य होते हैं। कर्तवाच्य क्रिया उसे रूपांतरण को कर्तवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि छाती फूलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो छाती फूलना मुहावरे का अर्थ होता है गर्व करना। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, गर्व करना। छाती फूलना मुहावरे का अर्थ होता है कि गर्व करना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण मुहावरा दिया गया है, देखते हैं उसको। टका सा मुंह लेकर रह जाना, शर्मिंदा होना। घोड़े पानी पड़ जाना, अत्यंत लज्जित होना। फिर उसके बाद आता है चंडू खाने का गप, हक्की या बेतुकी बातें करना, बहकी या बेतुकी बातें करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है सितारा चमकाना मुहावरे का अर्थ है। तो सितारा चमकाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो भाग्योदय होना, भाग्योदय होना, जो कि ये सितारा चमकाना। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है तिल का ताड़ करना, बात को तूल देना, तोते की तरह आंखें फेरना, बेरुबत होना, नाक का बाल होना, अधिक प्यार होना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 है कि घात लगाना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो घात लगाना का मतलब होता है मौका ताकना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मौका ताकना। घात लगाना मुहावरे का अर्थ होता है कि मौका ताकना। इसमें दिया गया है कि नाक पर मक्खी न बैठने देना, जो कि निर्दोष बचे रहना, 9 2 11 होना, चंपत होना या भाग जाना, नाच नाचना इसे तंग करना, नाच नाचना तंग करना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होगा। तो मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ होता है लज्जित होना। इसमें दिया गया है कि मुंह की खाना, जो कि बुरी तरह हारना, सिर से पैर तक, आदि से अंत तक, अक्ल की दुश्मन, अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझना, अक्ल की दुम, अपने को बड़ा होशियार समझना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है टांग अड़ाना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है, तो इसमें अड़चन डालना। ऑप्शन नंबर ए सही इसका, अड़चन डालना। टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ है अड़चन डालना। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है 2.5 दिन की हुकूमत, जो कि कुछ दिनों की शानो शौकत, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, अगले जमाने का आदमी, सीधा साधा ईमानदार। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ होगा। तो गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? दबी हुई बात फिर से उभारना। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, दबी हुई बात फिर से उभारना। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना, उठा न रखना तो कसर न छोड़ना, फिर कल पड़ना, चैन मिलना। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है काला अक्षर भैंस बराबर लोकवाक्य का क्या अर्थ होगा? तो ये होता है निरक्षर होना। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, निरक्षर होना। इसमें दिया गया है काला अक्षर भैंस बराबर लोकवाक्य का अर्थ होता है निरक्षर होना। आँख का अंधा नाम नयन सुख, गुण के विरुद्ध नाम होना। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरा काम साधना, जो कि एक पंथ से दो काम होता है। फिर उसके बाद दिया गया है कि चिराग तले अंधेरा अपनी बुराई नहीं दिखती है। तो चिराग तले अंधेरा अपनी बुराई नहीं दिखती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है कलम तोड़ना मुहावरा का क्या अर्थ होगा? तो कलम तोड़ना मुहावरा का अर्थ होता है कि बढ़िया लिखना। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, बढ़िया लिखना। इसमें दिया गया है मैदान मारना, बाजी या लड़ाई जीतना, मोटा आसामी मालदार होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध होता है। तो विधवा बिलाप करके रोने लगी, तो विधवा बिलाप करके रोने लगी, यह वाक्य जो कि अशुद्ध है। इसमें शुद्ध को क्या होगा? तो विधवा बिलाप करके करने लगी, विधवा बिलाप करने लगी। बिलाप
का मतलब ही है रोना, तो विधवा विलाप करने लगी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है, तो इसमें भारत में अनेकों राज्य हैं, तो भारत में अनेकों राज्य हैं जो कि ये अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। तो इसका शुद्ध होगा कि भारत में अनेकों नहीं अनेक राज्य हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो बताना है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो घात विष सुंदर शोभा बुरी कुवृष्टि, जो कि ये अशुद्ध वाक्य है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। इसमें क्या होता है कि घात विष सुंदर शोभा बुरी कुवृष्टि, जो कि अशुद्ध वाक्य है। इसका होगा विष शोभा कुवृष्टि, विष शोभा कुवृष्टि होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है इसमें। तो उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया। ऑप्शन नंबर इसका सही है कि उसके विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जो कि यह अशुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि इसमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो इसमें जो है कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तो ऑप्शन नंबर पहला जो कि इसका अशुद्ध है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि कच्चे तेल की कीमत घट गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि राधा की गुड़िया बहुत सुंदर है, रेखांकित शब्द कौन सा है। तो बहुत सुंदर का क्या होगा, तो बहुत सुंदर में विशेषण पदबद्ध होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, विशेषण पदबद्ध होता है इसमें। फिर उसके बाद आता है विशेषण पदबद्ध किसे कहते हैं। तो विशेष रूप में प्रयुक्त पद समूह को विशेषण पदबद्ध कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध हो, अर्थ देते हो किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पदबद्ध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। इसमें दिया गया है कि वाक्य के उस भाग को जिसमें से एक से अधिक पद परस्पर संबंध होते हैं, अर्थ देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं, पदबद्ध कहलाते हैं। पदबद्ध प्रमुख पांच भेद होते हैं। संज्ञा पदबद्ध, विशेषण पदबद्ध, सर्वनाम पदबद्ध, क्रिया पदबद्ध और क्रिया विशेषण पदबद्ध। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि अंधेरा होने से पहले किसान खेत से लौट आया, रेखांकित शब्द का पदबद्ध है। तो इसमें अंधेरा होने से पहले किसान, जो इसका कौन सा पदबद्ध होगा, तो संज्ञा पदबद्ध होगा। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, संज्ञा पदबद्ध होगा। तो संज्ञा पदबद्ध में क्या कहते हैं कि वाक्य में संज्ञा पदबद्ध की जगह प्रयुक्त होने वाला पदबद्ध संज्ञा पदबद्ध है। जैसे भारत के प्रधानमंत्री, गोली से घायल बच्चे, रात को पहरा देने वाला, ये जो कि पदबद्ध होता है, संज्ञा पदबद्ध होता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम क्यों काँप रहे हो। इसमें कौन सा पदबद्ध होगा, तो इसमें सर्वनाम पदबद्ध होगा। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। तो इसमें सर्वनाम पदबद्ध होगा। तो सर्वनाम पदबद्ध किसे कहते हैं, वाक्य में प्रयुक्त जब कोई पद समूह सर्वनाम कार्य करे तो उसे सर्वनाम पदबद्ध कहते हैं। जैसे मुझे अभागे ने देव का मारा वह। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि सुबह से शाम तक वह बैठा रहा, रेखांकित पदबद्ध कौन होगा। तो तक इसमें कौन पदबद्ध होगा, तो इसमें अव्यच्छ पदबद्ध होगा। ऑप्शन नंबर पहला सही इसका, अव्यच्छ पदबद्ध होगा। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर, इसमें आइए जानते हैं अव्यय पदबद्ध किसे कहते हैं। तो वे पदबद्ध जो वाक्य में अव्यय का कार्य करते हैं उन्हें अव्यय पदबद्ध कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है वह कौन सा वाक्य है। तो वह कौन सा वाक्य है, तो कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है, कर्मवाच्य है। जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कर्मवाच्य जो कि ये तीन भेद होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि मोहन चित्र बनाता है, इसमें कौन सा वाच्य है, तो कृत्य वाच्य है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही, कृत्यवाच्य है। मोहन चित्र बनाता है, इसमें कृत्यवाच्य है। क्रिया के उस रूपांतरण को कृत्यवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो। जैसे लड़का खाता है, तो इसमें कौन सा होगा, तो ये कृत्यवाच्य होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है मुझसे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया के अनुसार है तो कौन सा है, तो ये कर्म है। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, कर्म है। तो मुझे ऐसी बातें नहीं सुनी जाती है, इस वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है
कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्म वाच्य नहीं है। तो कौन सा कर्म वाच्य नहीं है? तो पूनम ने अपने बारे में बताया, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, जो कि ये कर्म वाच्य नहीं है। फिर उसके बाद दिया गया है क्वेश्चन नंबर 45 है कि उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो उसने भोजन कर लिया, वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। तो इसमें जो है उसके द्वारा भोजन कर दिया गया, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, उसके द्वारा भोजन कर लिया गया। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी। इसमें जो कि ये शुद्ध है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, मैंने अपनी किताब उसी दिन दे दी थी, इस वाक्य में शुद्ध रूप है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें शुद्ध और अशुद्ध को देखते हैं। दिया गया है कि इसमें अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, वह मुझे देखा तो घबरा गया। तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो वह मुझे देखकर घबरा गया। मैं किताब पढ़ा हूँ, मैंने किताब पढ़ी है। हम ब्राह्मण को एक वस्त्र दिए, ये जो कि अशुद्ध है। मैंने ब्राह्मण को एक वस्त्र दिया, जो कि ये शुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्न में कौन सा वाक्य अशुद्ध है, सॉरी कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, जो कि ये शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। इसमें दिया गया है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो विद्यार्थियों ने शास्त्री जी को अभिनंदन पत्र अर्पित किया, ये जो कि इसका शुद्ध वाक्य होगा। फिर वह लड़की को बुलाओ, वह लड़की को बुलाओ, उस लड़की को बुलाओ, ये जो कि इसमें शुद्ध होगा। वह दंड देने के योग्य है, वह दंड के योग्य है, इसमें ये शुद्ध होगा। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो कृपया आप ही बताएं, कृपया आप ही यह बताएं, जो कि इसमें शुद्ध होगा, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, देश की वर्तमान मौजूदा अवस्था अच्छी नहीं है। इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो देश की वर्तमान दशा अच्छी नहीं है, जो कि ये शुद्ध वाक्य होगा। उसे मृत्युदंड की सज़ा मिलनी चाहिए, उसे मृत्युदंड मिलनी चाहिए, ये जो कि शुद्ध होगा। देरी न करना, देरी न करना यानी कि देर न करना, ये जो कि शुद्ध होगा। फिर इसके बाद दिया गया क्वेश्चन नंबर 49 है कि निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध है? तालाब में छोटा सा मंदिर है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, जो कि ये तालाब में छोटा सा मंदिर है, ये वाक्य शुद्ध है। फिर इसके में कुछ शुद्ध वाक्य कुछ अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं। तो अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य को देखते हैं। कोई काम शीघ्रता न करो, ये जो कि अशुद्ध वाक्य है। तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? किसी काम में जल्दबाजी न करो, ये जो कि शुद्ध होगा। फिर उसके बाद आता है बिजली का आविष्कार किसने किया था। तो बिजली का आविष्कार किसने किया था, ये जो कि शुद्ध होगा। फिर होता है मोहन को लड़की हुआ है। तो मोहन को लड़की हुआ है, तो मोहन के घर बच्ची का जन्म हुआ है, ये जो कि शुद्ध है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्न में कौन मिश्रित वाक्य है। तो इसमें कौन सा मिश्रित वाक्य है? कि तुम महान हो क्योंकि सच बोलते हो, जो कि मिश्रित वाक्य है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है कि शब्द शक्ति के कितने भेद होते हैं। तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 में सही है, शब्द शक्ति के 3 भेद होते हैं। तो शब्द शक्ति के 3 भेद अभिधा, लक्षण, व्यंजना, ये 3 भेद होते हैं। अर्थ का बोध कराने में शब्द कारक कारण है, और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि शब्द व्यंजक है तो उसके अर्थ कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे? तो व्यंग्य कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर इसका 20 सही होगा, व्यंग्य कहलाएंगे। व्यंजना, व्यंजना में क्या होता है कि शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ भिन्न अर्थ की प्रतीत हो, उसे व्यंजना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है को घटी ए वृष भानुजा वे हलधर के वीर में कौन सी व्यंजना है। तो ये शाब्दी व्यंजना है, ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है, शाब्दी व्यंजना है। फिर इसके बाद दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 54 है कि कौन सी शब्द शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है। तो इसमें व्यंजना, ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, व्यंजना। कौन सी शब्दी शक्ति में अन्य अर्थ प्रकट होता है? तो व्यंजना प्रकट होता है। तो आज के लिए हम लोग क्वेश्चन 54 तक ही देखेंगे, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।